हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं अक्टूबर मंथ का 16 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 88 टॉपिक हम प्रीवियस 15 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के बारे में। देन चर्चा करेंगे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के बारे में। एक स्कीम प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, जिसको वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के रूप में जाना जा रहा है, उसके बारे में जानेंगे। पॉलिटी का एक कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी एक टाइगर को रिलोकेट किया गया है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक, जिसको अभी इंडिजिनियसली डिजाइन किया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि इसको रिलीज किया जाता है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओफी और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि लार्जेस्ट नंबर है इंडिया में पुअर के वर्ल्ड वाइड। थर्ड स्टेटमेंट में ये बात की गई है कि साउथ एशिया का एकमात्र कंट्री है इंडिया, जिसमें जो महिला मुखिया हैं, फीमेल हेडेड जो हाउस होल्ड्स हैं, उसमें गरीबों की संख्या ज़्यादा है मेल हेडेड हाउस होल्ड से। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि इसको रिलीज़ किया जाता है ओफी एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या है वर्ल्ड वाइड, तो ये भी करेक्ट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि साउथ एशिया की ओनली कंट्री है जिसमें फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स की गरीबों की संख्या ज़्यादा है मेल हेडेड हाउस होल्ड से, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा C 1, 2 एंड 3। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जिसका टाइटल था इस बार अनपैकिंग डेप्रिविएशन पैकेज टू रिड्यूस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इसको रिलीज किया गया ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी कि ओफी और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। अगर हम इसको फर्स्ट टाइम लॉन्च की बात करें तो फर्स्ट टाइम इसको 2010 में लॉन्च किया गया था। और अगर इस रिपोर्ट्स की हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो एक्रॉस 111 कंट्री में लगभग 1.2 बिलियन यानी कि 1.2 अरब पीपल, जो कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 19.1% रिप्रेजेंट करते हैं, वह एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की स्थिति में है। इसके अलावा जो कोविड-19 जो पेंडेमिक आया, उसके कारण से जो प्रोग्रेस चल रही थी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को रिड्यूस करने की, वो काफ़ी पीछे चली गई 3 से 10 साल। इसके अलावा इसमें हम अगर इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स की अगर बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या है वर्ल्ड वाइड, जो कि इसके बाद अगर बात करें तो नाइजीरिया का नंबर आता है। और जो अगर हम 5 में से 1 चिल्ड्रन की अगर बात कर लें तो वो 1 से ज़्यादा चिल्ड्रन भारत में गरीबी की स्थिति में है। मल्टी जो डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, अगर उसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो 2005-6 से कम तो हुई है, लेकिन अभी भी उसमें काफ़ी सुधार करना बाकी है। अगर हम 2005-6 के आंकड़े की बात करें तो उसका जो नंबर था वह 0.283 था, जबकि वो अब रिड्यूस होकर 2019-21 में 0.069 हो गया है। इसके अलावा जो 41.5 करोड़ जो पीपल हैं वो पॉवर्टी की स्थिति से बाहर निकले हैं पिछले 15 सालों में। अगर ये आंकड़ा है 2005 से 5-6 से 2019 से 21 के बीच में, जिसमें 41.5 लोग करोड़ पीपल बाहर हुए हैं पॉवर्टी की स्थिति से। अगर हम रूरल पीपल की बात करें, रूरल एरिया में बात करें तो 21.2% लोग हैं वे गरीबी की स्थिति में हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में अगर हम बात कर लें, अर्बन एरिया की अगर हम बात करें तो केवल 5.5% गरीबी की स्थिति में है। अगर हम बात करें, इंडिया की ओनली कंट्री है साउथ एशिया की जिसमें फीमेल हेडेड जो हाउस होल्ड्स हैं उसमें गरीबों की संख्या ज़्यादा है मेल हेडेड हाउस होल्ड से। इसके अलावा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो इंडेक्स है ये बेस्ड है डेप्रिविएशन प्रोफाइल, जिसमें ये हर एक हाउस होल्ड के 10 इंडिकेटर के आधार पर ये डायमेंशन इसमें मेजर की जाती है, जो कि 3 इसके स्पेसिफिक क्राइटेरिया रहते हैं। उसके अंतर्गत 10 इसके अंतर्गत इंडिकेटर हैं। इसके अलावा भारत में भी एक नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज किया जाता है। ये रिलीज किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, जबकि इसके जो ग्लोबल है उसमें 10 इंडिकेटर शामिल हैं, लेकिन भारत में इसमें 12 पैरामीटर के आधार पर इसको देखा जाता है। 10 पैरामीटर तो जो ग्लोबल वाले के जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हैं, जबकि 2 अन्य जो हैं उसमें बैंक अकाउंट और एंटीनेटल
केयर को भी इसमें शामिल किया जाता है 10 पैरामीटर के साथ में। अगर इसको हम फ्लो चार्ट के रूप में देखने की कोशिश करें तो ग्लोबल जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसमें 3 डायमेंशंस के आधार पर इसको मेजर किया जाता है, जिसमें एक हेल्थ है, एजुकेशन है और लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं। हेल्थ में 2 डायमेंशंस और हैं, इंडिकेटर्स हैं, जिसमें चाइल्ड मोर्टेलिटी और न्यूट्रिशन, जिनका 1/6 और 1/6 इसमें इसका कंट्रीब्यूशन रहता है, वेट रहता है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस को इसमें आधार बनाया जाता है इंडिकेटर के रूप में एजुकेशन में। लिविंग स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात कर लें तो इसमें 6 क्राइटेरिया और हैं, जिसमें कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड एसेट्स को इसमें मेजर किया जाता है। तो इसमें 3 क्राइटेरिया के आधार पर इसको मेजर किया जाता है। अगर हम नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो इसके अंतर्गत जो हेल्थ इंडिकेटर है उसके अंतर्गत एंटीनेटल केयर को और शामिल किया गया है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें बैंक अकाउंट को भी इसमें शामिल किया गया है। तो जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसके अंतर्गत 12 इंडिकेटर हैं, जबकि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें 10 आपके इंडिकेटर शामिल हैं। तो ये हमने बात की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये एक क्वासी जुडिशियल कमीशन है इंडिया में, जो कि सेटअप किया गया था 1988 में अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इस कमीशन को हेड किया जाता है रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओनली। थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है कि इसका जो जुरिसडिक्शंस है इंटरटेन करता है ये कंप्लेंट को जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है 2 करोड़ से। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये एक क्वासी जुडिशियल कमीशन है जो कि सेटअप किया गया था 1988 में अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि कमीशन को हेड किया जाता है केवल रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये सिटिंग जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके द्वारा भी हेड किया जा सकता है। इसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो जुरिसडिक्शन है जो कि इंटरटेन करता है कंप्लेंट को जिसकी कॉस्ट होती है 2 करोड़ से ज़्यादा, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1 और 3 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है ये इस्टेब्लिश किया गया था टू प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव यानी कम खर्चीले और साथ ही साथ त्वरित उसकी कार्रवाई की जा सके कंज्यूमर के कोई भी डिस्प्यूट होते हैं उससे संबंधित। ये एक क्वासी जुडिशियल कमीशन है इन इंडिया में जो कि सेटअप किया गया था 1988 में अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अर्थात मीन्स उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। इसके अलावा जो कमीशन है ये हेड किया जाता है सिटिंग रिटायर्ड जज के द्वारा, जो और सुप्रीम कोर्ट का जो अभी सिटिंग जज है साथ ही साथ कोई रिटायर्ड जज है उसके द्वारा इसको हेड किया जा सकता है। अगर हम इसके प्रोविजंस की बात करें तो सेक्शन जो 21 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, वह प्रोवाइड कराता है कि NCDRC का जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है उसका क्या जुरिसडिक्शंस होगा। तो इसमें यह बताया गया है कि वह उन कंप्लेंट को रजिस्टर्ड करेगा, उन कंप्लेंट को इंटरटेन करेगा जिनकी जो वैल्यू होगी 2 करोड़ से ज़्यादा की होगी। इसके अलावा इसमें जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 23 में ये कहा गया है कि यदि इसको NCDRC के द्वारा कोई ऑर्डर दिया गया है और उसके से संबंधित कोई अपील करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, तो ऐसे ऑर्डर के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में 30 दिन के भीतर कर ली जाएगी। इसके अलावा इस जो प्रोविजंस के जो एक्ट हैं वह गुड्स और सर्विसेज दोनों को कवर करते हैं। इसके अलावा इसमें जो अपीलेट जो अथॉरिटी है उसके अंतर्गत यदि कोई डिस्ट्रिक्ट फोरम से अगर सेटिस्फाई नहीं होता है उसके डिसीजन से तो वह स्टेट कमीशन के पास जा सकता है, और अगर वह स्टेट कमीशन से भी सेटिस्फाई नहीं होता है तो वह नेशनल कमीशन में जाकर अपील कर सकता है। तो ये हमने बात की नेशनल कमीशन डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इस फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसके अंतर्गत जो की सारी सब्सिडी दी जाती है सॉइल न्यूट्रिएंट्स के लिए वह मार्केटेड किए जाएंगे सिंगल ब्रांड भारत के अंतर्गत। ये किसानों को हेल्प करेगा कि उनको जो कन्फ्यूजन होता है ब्रांड स्पेसिफिक चॉइसेस में जो फर्टिलाइजर से संबंधित, तो उसको रिड्यूस करने का, उसको ओवरकम करने का प्रयास करेगा।
थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इंडिया एक लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमिंग कंट्री है इन द वर्ल्ड। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इस स्कीम के अंतर्गत जो कि ऑल सब्सिडीज और सॉइल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि अलग अलग सब्सिडीज प्रोवाइड कराई जाती हैं फर्टिलाइजर्स के लिए, तो उसको मार्केट किया जाएगा मार्केट में एक सिंगल ब्रांड भारत के अंतर्गत कंपनियों के द्वारा। इसके अलावा ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो सेकंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि इससे जो फार्मर्स के बीच में जो कन्फ्यूजन होता है ब्रांड स्पेसिफिक चॉइसेस के लिए, तो वह उससे दूर किया जा सकेगा। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है कि इंडिया लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमिंग कंट्री है इन द वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट नहीं, ये सेकंड नंबर की लार्जेस्ट कंज्यूमिंग कंट्री है। तो इसका जो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर है 1 और 2 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी पीएम किसान सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया, जिसमें कृषि से संबंधित कई रिफॉर्म को इसमें अनाउंस किया गया। इसी में से एक रिफॉर्म है कि लॉन्च की गई प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम्स को। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो ऑल सब्सिडाइज जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स जो फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे कि आपका डाई अमोनिया फॉस्फेट डीएपी जिसको बोलते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास एमओपी जिसको बोला जाता है, साथ ही साथ एनपीके बेस्ड जो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास बेस्ड जो भी फर्टिलाइजर्स हैं, उनको मार्केट किया जाएगा एज अ सिंगल ब्रांड भारत के नाम से। इसके अलावा इन जो फर्टिलाइजर्स के जो पैकेट्स होंगे उनके पास न्यूट्रिएंट कंटेंट स्पेसिफिकेशन उस पर दी जाएगी। इसके अलावा कोई अदर जो डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा ब्रांड से संबंधित इन जो फर्टिलाइजर्स के पैकेट होंगे उसके ऊपर। इसका जो सिग्निफिकेंस की अगर बात कर लें तो ये फार्मर्स की मदद करेगा, क्योंकि उनको ब्रांड स्पेसिफिक चॉइस करने में काफ़ी समस्या आती है, तो उसको कम करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा जो क्रिस क्रॉस मूवमेंट होता है फर्टिलाइजर्स का, एक कंपनी के द्वारा दूसरे ब्रांड में या दूसरी ब्रांड के द्वारा फर्स्ट ब्रांड में, तो इस तरीके का क्रिस क्रॉस मूवमेंट्स उसके अंतर्गत रुक जाएगा, जो कि रिड्यूस करेगा हाई फ्रीड सब्सिडीज़ को। इसमें ये फ़ायदा ये है, जैसे किसी स्टेट के लोग किसी एक विशेष कंपनी के ब्रांड को प्रेफर करते हैं, उसी के फर्टिलाइजर्स को वे यूज़ करते हैं, और ये इसका जो प्रोडक्शन होता है वो दूसरे स्टेट में होता है। तो इसके कारण से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कराने में जो कॉस्ट आती है उसको भारत सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसके कारण से उस सब्सिडी का खर्चा ज़्यादा आता है। तो अगर उसका एक सिंगल ब्रांड होगा और उसका प्रोडक्शन अगर इसी राज्य में हो रहा है, तो उस फर्टिलाइज़र को उस स्टेट में आसानी से पहुंचाया जा सकेगा, जिससे जो फ्रीड सब्सिडी दी जा रही थी वह रिड्यूस होगी। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो इसके अंतर्गत जो सम्मेलन हुआ उसमें एक 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र को भी इनॉग्रेट किया गया। ये लगभग 3.5 लाख फर्टिलाइजर शॉप इसमें स्थापित की जाएंगी प्रधानमंत्री कृषि किसान समृद्धि केंद्र के द्वारा अक्रॉस द कंट्री। और जो किसान समृद्धि जो केंद्र होंगे ये हेल्प करेंगे कि जो फार्मर के जो इनपुट्स हैं, एग्री इनपुट्स, जैसे कि उनके फर्टिलाइजर, सीड्स और जो इम्प्लीमेंट्स जो उनके यूज किए जाते हैं, इसके अलावा जो टेस्टिंग फैसिलिटी ऑफ सॉइल्स है, सीड्स हैं, बीज हैं और जो फर्टिलाइजर्स हैं, उससे संबंधित उनको अवेयरनेस प्रोवाइड कराई जा सके। इन कृषि समृद्धि केंद्र के द्वारा उनको एक तो इनपुट भी दिए जाएंगे, साथ ही साथ अवेयरनेस भी दी जाएगी कि वह बेहतर कृषि किस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा इस जो केंद्र के द्वारा उनको जो उनसे संबंधित जो भी योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं उसके बारे में उनको अवेयर किया जाएगा। साथ ही साथ उनको इंश्योर किया जाएगा कि कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो कि रिटेलर्स और जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल आउटलेट्स हैं उनके द्वारा। इसके अलावा इस सम्मेलन में एक मैगजीन और लॉन्च की गई, इंडिया एज एंड ई मैगजीन। इसके अंतर्गत फर्टिलाइजर पर बेस्ड एक मैगजीन है, इसको भी इस सम्मेलन में लॉन्च किया गया। अगर हम बात कर लें फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर जो इंडिया का जो सेकंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमिंग कंट्री है। इसके अलावा अगर हम प्रोडक्शन की बात कर लें तो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसके अलावा इंपोर्टर की अगर बात कर लें तो वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट इंपोर्टर है फर्टिलाइजर मटेरियल का। तो हम सेकंड हैं कंज्यूम करने में, थर्ड हैं हम इसमें प्रोड्यूस करने में, और इंपोर्ट की बात कर लें तो हम फर्स्ट नंबर पर आते हैं। तो ये हमने बात की वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें से आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो फॉर्मेशन है वो मैंडेट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, अनिवार्य किया गया है। सेकंड में कहा गया है कि जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर करने की वह है
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। तो इसमें आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो मैंडेट किया गया है, अनिवार्य किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसी के सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर करना कोई केस, वह किसके अधीन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन में आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की अगर जो बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मतलब ये होता है कि उस केस को सुना जाएगा 5 जज बेंच के द्वारा। मतलब इसमें मिनिमम 5 जज बेंच होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी जज इसके अंतर्गत शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर कोई विधि के सार का प्रश्न आता है या सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है, तो और उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को स्थापित किया जाता है। और अगर हम बात कर लें तो मैंडेट किया गया है कुछ आर्टिकल्स के अंतर्गत, जैसे कि प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 के अंतर्गत उसके लिए सलाहकारी प्रोविजंस है कि वह सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आर्टिकल 143 के अंतर्गत, जिसमें जो प्री इंडिपेंडेंस के कोई मैटर हैं उससे संबंधित भी सलाह ले सकता है क्लॉज 1 के अंतर्गत। जबकि सब क्लॉज 2 के अंतर्गत जो भी पोस्ट इंडिपेंडेंस से संबंध कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कोई सलाह लेना चाहता है या कोई अन्य मैटर पर सलाह लेना चाहता है, तो वह भी राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से ली जा सकती है। जो सब क्लॉज 1 में जो कहा गया है कि अगर प्री इंडिपेंडेंस कोई अगर सलाह लेता है प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए अनिवार्य है कि वह उसको सलाह देने के लिए बाध्य है। लेकिन अगर सब क्लॉज 2 की अगर बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस से संबंधित कोई मैटर पर अगर वह सलाह लेता है राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से, तो उसको सलाह देने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। और इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट कोई सलाह देता भी है तो वो प्रेसिडेंट उस सलाह को माने, उसके लिए वह भी बाध्य नहीं है। तो अगर आर्टिकल 143 से संबंधित कोई मैटर अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है, तो उसमें मैंडेट है कि वह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा ये इस तरीके का जो मैंडेट है वो 145 सब क्लॉज 3 में भी दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वह कॉन्स्टिट्यूट करे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और उसको रेफर करे केसेस को। इसके अलावा भी 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम अनाउंस हो चुका है, DY चंद्रचूड़ हैं। वह हमारे अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, जो कि 50 नंबर के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, जो कि 8 नवंबर को शपथ लेंगे। इसके अलावा जजेस की नियुक्ति संबंधित जो कॉलेजियम प्रणाली है, उनको हमने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये सेटअप की गई थी 1923 में फॉर सिक्योर इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म के रूप में, साथ ही साथ जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को फैसिलिटेट करने के लिए अक्रॉस द ग्लोब। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसकी जो जनरल असेंबली है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की, वह फर्स्ट टाइम मीट की उन्होंने दिल्ली के अंतर्गत। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जिसके हेड होते हैं इंटरपोल के, वो जो उसके प्रेसिडेंट होते हैं, वो इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा, और ये जो वन ऑफ द मेंबर नेशन से आते हैं और ये अपना ऑफिस होल्ड करते हैं 4 साल तक। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि इसको सेटअप किया गया था 1923 में, तो ये करेक्ट है, फॉर सिक्योर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म के रूप में। इसके अलावा जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है अक्रॉस द ग्लोब, उसके लिए ये फैसिलिटेट करता है, उसके लिए ये मदद करता है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि अभी फर्स्ट टाइम जनरल असेंबली की मीटिंग दिल्ली में हुई, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इससे पहले भी ये सेकेंड टाइम है जब इस तरीके की मीटिंग जनरल असेंबली की मीटिंग भारत में हो रही है। इससे पहले 1997 में भी ये मीटिंग हो चुकी है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसके हेड हैं वो प्रेसिडेंट, जो कि जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, और ये अलग अलग मेंबर नेशन से आते हैं और इनका जो कार्यकाल रहता है 4 साल का रहता है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा D 1 and 3 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी जो जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं, इसकी मीटिंग दिल्ली में हुई। 4 दिन ये मीटिंग चली।
इसके अलावा ये सेकंड टाइम है, 1997 में फर्स्ट टाइम इस तरीके की मीटिंग भारत में हुई थी, जो कि 195 मेंबर की जो स्ट्रांग बॉडी है इस तरीके की लार्ज कॉन्फ्रेंस को भारत में आयोजित किया गया था। अगर हम इंटरपोल की बात कर लें तो ये सेटअप हुआ था 1923 में, जो कि सिक्योर करता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म को, साथ ही साथ देशों की मदद करता है फॉर फैसिलिटेट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए अक्रॉस द ग्लोब। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वह लियोन फ्रांस में स्थित है और ये ट्रैक करता है मूवमेंट ऑफ क्रिमिनल्स के, जो कि पुलिस की रडार में होती हैं बैरियस रीजन। जैसे कि इंडिया के अंतर्गत कोई क्रिमिनल है तो वो पुलिस की रडार में है, तो उसको ये ट्रैक किया जाता है। इसके अलावा ये टिप्स देता है पुलिस फोर्सेस को कंट्री की। इसके अलावा जो इसके द्वारा असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि कंट्री को एक क्रिमिनल को पकड़ने में मदद करता है। इसके अलावा इसका जो मेन जो उद्देश्य है वह कि एक पॉसिबल म्यूचुअल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, जो अनदर जो क्रिमिनल्स जो फोर्सेस हैं अलग अलग कंट्री की उनके बीच में। तो इनके माध्यम से उस कंट्रियों के बीच में म्यूचुअल असिस्टेंस को प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंटरपोल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उसके बारे में देखते हैं। जो इसके हेड होते हैं इंटरपोल के, जो प्रेसिडेंट के रूप में होते हैं, वे इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा और ये मेंबर नेशन से आते हैं अलग अलग। और जो अपना जो ऑफिस जो होल्ड करते हैं वह 4 साल के लिए इनके द्वारा होल्ड किया जाता है। इसके अलावा जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उसको देखा जाता है एक सेक्रेटरी जनरल के द्वारा। फुल टाइम सेक्रेटरी जनरल ये होता है जिसको भी अपॉइंट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा, और ये जो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं वे 5 साल के लिए करते हैं। इसके अलावा जो जनरल असेंबली के द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती है उसको एग्जीक्यूट करने का काम सेक्रेटरीट का होता है, और ये स्पेशलाइज्ड डायरेक्टरेट देता है साइबर क्राइम से संबंधित, टेररिज्म से संबंधित या ड्रग ट्रैफिकिंग या फाइनेंशियल क्राइम से संबंधित। इसके अलावा हर जो मेंबर कंट्री है 195 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, तो उनका हर एक मेंबर फेस इंटरपोल्स के साथ काम करता है। अगर हम बात करें कंट्री के अंतर्गत जो कि हाईएस्ट इन्वेस्टिगेशन बॉडी होती है उस कंट्री की, वह इसके साथ कांटेक्ट रखती है। उसका जो कांटेक्ट पॉइंट होता है इंटरपोल के साथ वह हाईएस्ट इन्वेस्टिगेशन बॉडी होती है। अगर हम भारत की बात कर लें तो जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वह भारत में इंटरपोल के साथ एक कांटेक्ट पॉइंट है जो कि इस इंटरनेशनल बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करती है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का ये प्रयास करती है। इसके अलावा इंटरपोल नोटिस के बारे में अगर हम बात करें तो इसके द्वारा कई तरीके के नोटिस रिलीज किए जाते हैं कंट्रीज़ की पुलिस को अलर्ट करने के लिए, साथ ही साथ क्रिटिकल जो क्राइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करने के लिए। इसमें जो नोटिस जो रिलीज़ किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं बाय द जनरल सेक्रेटरीट के द्वारा किए जाते हैं। अगर कोई मेंबर कंट्री इस तरीके की रिक्वेस्ट जनरल सेक्रेटरी से करते हैं तो। इसके अलावा जो इंटरपोल का जो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है, वह जो नोटिस रिक्वेस्ट किया गया है मेंबर कंट्री के द्वारा, तो उसको उस नोटिस के डेटाबेस को सभी कंट्री से को उनको कंसल्ट किया जाता है। इसके अलावा जो नोटिस है ये यूज किया जा सकता है यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल एंड द इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है आईसीसी, उसके द्वारा कि किसी पर्सन के द्वारा क्राइम कमिट किया गया है विथ इन देयर जुरिसडिक्शंस, चाहे वो किसी तरीके का जीनोसाइड्स हो या बार क्राइम्स हो या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो, तो इस तरीके के वे नोटिस को इन संस्थाओं के द्वारा भी यूज किया जा सकता है। अगर हम बात करें तो इसमें कई तरीके के नोटिस दिए जाते हैं, जैसे कि कोई वांटेड पर्सन है तो उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया जाता है, और अगर वार्निंग्स और किसी तरीके की इंटेलिजेंस प्रोवाइड करानी होती है इंटरपोल के द्वारा तो उसके लिए ग्रीन नोटिस जारी किया जाता है। इसके अलावा इसमें कोई मिसिंग पर्सन है, कोई पर्सन खो गया है तो उससे संबंधित येलो नोटिस जारी किए जाते हैं। इसके अलावा जो कोई इमेंट थ्रेट है, काफ़ी बड़ा थ्रेट है, तो उसके लिए ऑरेंज नोटिस जारी किया जाता है इंटरपोल के द्वारा। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है इंटरपोल को तो उसके लिए वह ब्लू नोटिस जारी करती है। जो पर्पल नोटिस ये किया जाता है कि कोई कार्य प्रणाली उनको निर्धारित करनी है, कोई मॉडस ऑपरेंडी उनको निर्धारित करनी है, तो उसके लिए ये पर्पल नोटिस जारी करते हैं। और कोई इनको अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ मिलती हैं जिसकी पहचान नहीं की जा सकती, तो उससे संबंधित ये ब्लैक नोटिस इनके द्वारा जारी किया जा सकता है। इसके अलावा एक इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस होता है। यदि यूएनएससी के द्वारा किसी पर सैंक्शंस लगाए गए हैं तो उससे संबंधित नोटिस को इसके माध्यम से, इंटरपोल के माध्यम से, इसको स्पेशल नोटिस के माध्यम से रिलीज़ किया जाता है। तो इस तरीके के नोटिसेस इंटरपोल के द्वारा स्पेसिफाई किए जाते हैं। अगर हम बात कर लें
तो मैंडेट की इंटरपोल की, तो इंटरपोल जो है वह यूएन के समान है, लेकिन इसमें जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कोई काम नहीं है। ये डिज़ाइन किया गया है कि जो मेंबर नेशंस हैं उनकी पुलिस को असिस्ट करने के लिए। इसके अलावा ये कोई एक नाइदर मतलब ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है सीबीआई की तरह, और ना ही कोई आपकी फ्रंटलाइन पुलिस फोर्स की तरह ये काम करती है। ये केवल ये इसका जो मैंडेट है वह यह है कि ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करती है, साथ ही साथ बैक एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है जो कि कंट्री की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके लिए। इसके अलावा जो इंटरपोल डील करता है केसेस लाइक जैसे चाइल्ड अब्यूजेस से संबंधित कोई केसेस हैं, रेपिस्ट से, मर्डर से, या ट्रैफिकिंग या ड्रग डीलर्स या साइबर क्रिमिनल से संबंधित कोई केसेस हैं, तो उनको डील करने का काम इंटरपोल के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये प्रोवाइड कराता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्राइम, और साथ ही साथ क्रिमिनल से संबंधित भी ये डिजिटल स्पेस में उनकी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा जो साइबर स्पेस से संबंधित जो एब्यूजेस जो कि अभी बढ़ते जा रहे हैं उसको भी प्रिवेंट करने में ये सहायता करता है। डार्क वेब से संबंधित जो साइबर हमले होते हैं, स्टॉलिंग जो हैकर्स करते हैं द्वारा की जाती है, उससे संबंधित भी ये मदद प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा अगर हम इसमें न्यू टूल्स की बात करें तो इसमें इंटरपोल के द्वारा कुछ टूल्स विकसित किए गए हैं, जिसमें कुछ नए टूल जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम इसके द्वारा दी जाती है, किसी भी तरीके का जो टेररिज्म रिलेटेड जो इनपुट्स हैं उसके द्वारा प्रोवाइड कराई दी जाती है। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन ऑफ टेररिस्ट है तो उसके द्वारा भी इसको प्रोवाइड कराया जाता है, क्योंकि इसके पास कई सारी रिपोजिटरी है जिसमें फिंगरप्रिंट्स, डीएनए प्रोफाइल्स, फेशियल रिकॉग्निशन, साथ ही साथ जो साइबर एनेबल्ड जो फाइनेंशियल क्राइम्स है उससे संबंधित डेटा है, तो उससे संबंधित अगर कोई इनको थ्रेट लगता है तो वह कंट्री को प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा अगर कंट्री को भी कोई रिक्वायरमेंट होती है किसी टेररिस्ट से संबंधित, तो वह भी इससे रिक्वेस्ट करके इस रिपोजिटरी को हासिल कर सकती है। इसके अलावा अभी एक ग्लोबल स्टॉप पेमेंट मैकेनिज्म इसने शुरू किया है कि जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो रैपिड रिस्पांस प्रोटोकॉल के रूप में जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, जिसमें कई कई माध्यमों से इलीगल मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको स्टॉप करने के लिए, उसके रिस्पांस के लिए इन्होंने ये तैयार किया है। और इसने काफ़ी हेल्प की है कि पिछले 10 महीनों में लगभग $60 मिलियन को इन्होंने रिकवर किया है। इसके अलावा ग्लोबल क्राइम ट्रेंड रिपोर्ट भी इंटरपोल के द्वारा निकाली जाती है, जो कि हाईलाइट करता है जो मैसिव इंक्रीज हुआ है ऑनलाइन जो चाइल्ड सेक्सुअल जो एक्सप्लोटेशन और एक्सब्यूज है उसमें जो इंक्रीज हुआ है, इसको रिपोर्ट के द्वारा स्पेसिफाई किया गया है। इसके अलावा जो इंटरपोल्स का जो इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन जो डेटाबेस है उसके द्वारा ये इन्वेस्टिगेट किया गया है कि वर्ल्ड के अंतर्गत जो चाइल्ड एब्यूज़ के जो विक्टिम हैं वो हर दिन लगभग 7 के बराबर हैं। लगभग 7 केस पर डे इसमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के आते हैं। इसके अलावा ये जो सिक्योर I-24 जो 24/7 जो प्लेटफॉर्म है इसके द्वारा इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो रेड नोटिस जो जारी किया जाता है वह एक इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट नहीं होता, और साथ ही साथ ये मेंबर कंट्री को ये फोर्स नहीं करता कि वह उस तरीके के अरेस्ट करे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को उसके द्वारा अरेस्ट किया जाए। इसके अलावा इंटरपोल की एक सिंगापुर यूनिट है जो कि प्रोवाइड कराती है मेंबर कंट्रीज़ को सपोर्ट, साथ ही साथ जो लीगल फ्रेमवर्क इसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है जो ट्रैकिंग फॉर द सीजिंग क्रिप्टो करेंसी से संबंधित। तो इसके में जो मेंबर कंट्रीज़ को जो क्रिप्टो करेंसी की जो सीज से संबंधित उसको ट्रैक करने से संबंधित फ्रेमवर्क इसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है इंटरपोल की सिंगापुर यूनिट के द्वारा। इसके अलावा ये कोलैबोरेट करता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से जो कि प्रयास करती है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। तो ये हमने बात की इंटरपोल से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये टाइगर रीलोकेशन से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अभी एक टाइगर T113 को शिफ्ट किया गया है फ्रॉम रणथंबोर टाइगर रिजर्व से सरिस्का टाइगर रिजर्व। फर्स्ट टाइम दिस टाइगर रीलोकेशन अकर हुआ है, फर्स्ट टाइम इस तरीके का टाइगर रीलोकेशन किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि रणथंबोर जो टाइगर रिजर्व है फेमस है डाईयूरेनल टाइगर्स के लिए। इसके अलावा जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत फॉर टाइगर रीलोकेशंस के लिए। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि शिफ्ट किया गया है टाइगर को रणथंबोर टाइगर रिजर्व से सरिस्का टाइगर रिजर्व तक, ये फर्स्ट टाइम इस तरीके का रिलोकेशन किया गया है। तो ये फर्स्ट टाइम नहीं, इस तरीके का रिलोकेशन पहले भी 2008 में हो चुका है।
इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये फेमस है डायरोनल टाइगर्स के लिए, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, जिसमें जो यहाँ के टाइगर हैं वो दिन के साथ साथ रात के साथ साथ दिन में भी एक्टिव होते हैं। अधिकांश जो टाइगर रिजर्व हैं उसमें जो टाइगर हैं वो एक्टिव रहते हैं रात्रि में, लेकिन इसमें वे रात्रि के साथ साथ दिन में भी वे एक्टिव होते हैं। तो ये एक फेमस है डायरोनल टाइगर्स के लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत फॉर टाइगर रिलोकेशंस के लिए, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 3 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी एक टाइगर T113 को शिफ्ट किया गया है रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सरिस्का टाइगर रिजर्व तक, क्योंकि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व में है वह उनके टाइगर की काफ़ी एज हो गई है। जो मेजोरिटी ऑफ द टाइगर हैं वो उनकी काफ़ी एज हो चुकी है, इसके कारण से इसको T113 को यहाँ पर रिलोकेट किया गया है। प्रीवियसली अगर हम बात कर लें तो फर्स्ट टाइगर जो री इंट्रोडक्शन हुआ था वह सरिस्का टाइगर रिजर्व में 2008 में हुआ था, आफ्टर द टाइगर जो डिसअपियर हो गए थे 2005 में सरिस्का टाइगर रिजर्व से। इसके अलावा जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है फेमस है डायरोनल टाइगर्स के लिए, जो कि एक्टिव रहते हैं ड्यूरिंग द डे साथ साथ नाइट में भी। जो जनरली जो टाइगर्स होते हैं वह नॉकटर्नल होते हैं, वह एक्टिव होते हैं ओनली ड्यूरिंग द नाइट, लेकिन इसमें वह डे के साथ साथ नाइट में भी ये आपके एक्टिव होते हैं। और साथ ही साथ ये जो टाइगर रिजर्व है, जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, ये चंबल एवं बनास रिवर्स के द्वारा इसको इनक्लोज किया जाता है। अगर हम बात कर लें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश की गई थी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत फॉर टाइगर कंजर्वेशन, साथ ही साथ उनके रीलोकेशन से संबंधित गतिविधियों को करने के लिए। अगर हम बात कर लें राजस्थान की, तो राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व एंड जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो कि आपका सवाई माधोपुर में स्थित है, कोटा में आपका मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है, और एक रामगढ़ बिसधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि एक टाइगर रिजर्व के रूप में इसको स्थापित किया गया है, तो ये बूंदी में स्थित है। तो ये 4 जो टाइगर रिजर्व हैं वे यहाँ पर राजस्थान में स्थित हैं, और जो रिलोकेशन किया गया है सवाई माधोपुर से सरिस्का टाइगर रिजर्व में एक टाइगर को रिलोकेट किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो प्रोजेक्ट टाइगर की, तो ये इसको लॉन्च किया गया था 1973 में विथ 9 टाइगर रिजर्व उस टाइम पर इसको इस्टेब्लिश किए गए थे, जो हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर के लिए। इसके अलावा ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। करेंटली अगर हम बात करें तो लगभग 53, ये 50 नहीं 51 नहीं 53 टाइगर रिजर्व अभी हो चुके हैं, जिसमें अभी छत्तीसगढ़ में अभी रिसेंट में ही गुरु घासीदास नेशनल पार्क, को संजय नेशनल पार्क भी कहा जाता है, और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो ये छत्तीसगढ़ में अभी 53 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। इसके अलावा जो 18 टाइगर रेंजेस स्टेट्स हैं, और जो कि 2.21% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया को ये कवर करते हैं। इसके अलावा जो टाइगर रिजर्व होता है उसके जो एरिया की अगर बात कर लें तो कोर और बफर इसमें स्ट्रेटजी अपनाई जाती हैं। कोर एरिया होता है वहाँ पे लीगल स्टेटस होता है नेशनल पार्क का, जहाँ पर किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर अलाउ नहीं की जाती। जबकि बफर जो एरिया रहता है इसका पेरिफेरल एरिया होता है, जो कि यहाँ पर फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट लैंड्स रहती हैं, जो कि मैनेज किए जाते हैं मल्टीपल एरिया के रूप में। तो इसमें क्या कोर एरिया रहता है, साथ ही साथ उसका पेरिफेरल एरिया रहता है। यहाँ पे किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जाता, इसमें नेशनल पार्क जैसा उनको स्टेटस दिया जाता है। अगर हम बात कर लें NTCA की, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी लॉन्च हुई थी 2005 में फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ द टाइगर टास्क फोर्स की। इसके अलावा जो स्टैट्यूटरी बॉडी है ये मिनिस्ट्री के अंतर्गत, जो कि टाइगर से संबंधित कोई भी पॉलिसी होती है उसको सुपरवाइज और कोऑर्डिनेट करने का ये प्रयास करती है, जो कि इसको प्रोवाइड कराए जाते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। अगर हम एम स्ट्राइप्स की बात करें तो ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है कि एम स्ट्राइप्स किससे संबंधित है। तो ये है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, जो कि एक ऐप बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि लॉन्च किया गया था NTCA के द्वारा 2010 में। जो टाइगर की पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए एक ऐप बेस्ड सिस्टम है जिसके द्वारा टाइगर की पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। अगर हम बात कर लें प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ द टाइगर के बारे में, तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है उसकी जो
6 शेड्यूल हैं, उसमें शेड्यूल 1 में टाइगर को स्टेटस दिया गया है प्रोटेक्शन का। इसके अलावा अगर हम इसके IUCN स्टेटस की बात करें तो ये IUCN स्टेटस में ये लिस्ट में ये इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में है। जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा है, जिसको हम साइट्स के नाम से जानते हैं, वह उसके अपेंडिक्स 1 में है, जो कि इसमें 3 अपेंडिक्स होती हैं, उसमें अपेंडिक्स 1 में इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया गया है। तो ये हमने बात की टाइगर रिलोकेशन के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि फर्स्ट टाइम इसको इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर किया गया है एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक को, इंडक्टेड जो कि इंडक्ट किया गया है रेलवेज के अंतर्गत। तो फर्स्ट स्थानीय रूप से इसको बनाया गया है, स्वदेशी निर्मित है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये रैक है इन अ ट्रेन जो कि कपल्ड पैसेंजर कोचेस होते हैं, जो फ्रीड वैगन्स होते हैं उनको कपल करने का काम करती है, और जो रेल कार्स जो होती हैं उसमें एक्सक्लूड कर दें हम लोकोमोटिव को, तो वह उसको भी कपल करने का काम करती हैं, जो कि टिपिकली एक साथ मूव करती हैं। थर्ड में जो बात की गई है कि ये बनाया गया है कोलैबोरेशन विद बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन और साथ ही साथ एल्यूमिनियम जो मेजर है हिंडाल्को के द्वारा। तो अगर हम इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि इसको फर्स्ट इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक है, तो ये सही है। इसके अलावा जो सेकंड में बात की गई है कि ये कपल करता है पैसेंजर कोचेस, फ्रेट जो वैगन्स हैं, रेल कार्स में एक्सक्लूड करते हैं लोकोमोटिव्स को, तो उनको कपल करने का काम करता है, तो ये करेक्ट है। इसके अलावा ये कोलैबोरेशन से बना है बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन, साथ ही साथ एल्यूमिनियम मेजर जो हिंडाल्को है उसके द्वारा, तो ये भी इसमें करेक्ट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा C 1, 2 एंड 3। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। इसको फर्स्ट इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड है एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक, जो कि इंडक्ट कर दिया गया है रेलवे के अंतर्गत। ये रैक है जो कि लाइन करती है, जो कपल्ड करती है पैसेंजर कोचेस को, फ्रेट वैगन्स को, साथ ही साथ रेल कार्स जो कि एक्सक्लूड कर दें लोकोमोटिव्स को, तो ये एक साथ मूव करते हैं। और इसमें जो एक रैक के साथ लगभग 40 से 58 वैगन्स इसके अंतर्गत अटैच होते हैं। अगर हम प्रीवियसली अगर बात कर लें तो ये स्टील और प्रीवियसली ये स्टील के बनाए जाते थे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम इसको एल्यूमिनियम का बनाया गया है, इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो एल्यूमिनियम काफ़ी लाइट होता है, तो जिससे ज़्यादा स्पीड और जो एनर्जी कंजप्शन है उसको कम किया जा सकेगा। इसके अलावा जो हायर जो फ्रेट कैरिंग कैपेसिटी उसमें शामिल की जा सकेगी। इसके अलावा जो CO2 का एमिशन है उसको भी कम किया जा सकेगा। और ये रिसाइकलेबल है 100%, तो इसके कारण से इससे एनवायरमेंटल इसके डिग्रेडेशन भी नहीं होगा। इसके अलावा इसको बनाया गया है कोलैबोरेशन विद बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन के द्वारा। साथ ही साथ जो एल्यूमिनियम मेजर है हिंडाल्को, जो कि सब्सिडरी है आदित्य बिरला ग्रुप की, तो उसके द्वारा इसको तैयार किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो ये कॉस्ट एफिशिएंट रहेगा, एनर्जी एफिशिएंट रहेगा, क्योंकि ये हल्की हो जाएगी। इसके अलावा जो इंडिजिनियसली इसको डेवलप किया गया है, तो उसमें हमें इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ रहा, तो इससे भी हमारा फ़ायदा होगा। और लगभग 180 टन जो लाइटर हो गया है, जो स्टील की अगर हम बात करें तो उसमें 180 टन ज़्यादा और मटेरियल लगता था, तो उसको एक तरीके से उसमें लाइटर हो गया है, तो उसकी जगह हम इसमें फ्रीट को लोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हायर पेलोड है और सेफर एंड सुपीरियर क्रैश एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी इसके अंतर्गत है। अगर किसी तरीके का आगे कोई एक्सीडेंट या क्रैश होने की संभावना है, तो उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी इसके अंतर्गत बेहतर है स्टील के रैक से। तो ये हमने बात की फर्स्ट इंडिजिनियसली एल्यूमिनियम रैक के बारे में। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।